हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी दीपावली भी अच्छे तरीके से मनाई गई होगी, ऐसी उम्मीद है हमें। आपने दीपावली अच्छी तरीके से मना ली। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका जो दिमाग है संतुलित रहे और आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, आपका मन पढ़ाई में लगे, ऐसी हम माता रानी से उम्मीद करते हैं कि आप पर कृपा बनाए रखेगी। इस साल जो आपने दीपावली मनाई है और उम्मीद करते हैं कि उस साल अगर आप दीपावली मनाएं तो पूरी धूमधाम के साथ मनाएं, सफलता के साथ आप दीपावली मनाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज 1 तारीख है, 1 तारीख से अब आप ठान लो कि हमें सफल होकर दिखाना है। सफलता तभी मिलती है जब आप कंटिन्यूअस लगे रहते हैं मेहनत करने में। बीच में आपको गैप देना ही नहीं है। बीच में कंटिन्यूटी टूट जाती है तो फिर आपका दिमाग भटक जाता है। वापस पढ़ाई में लगाने के लिए फिर ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। अब हम डायरेक्ट मुद्दे की बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था महत्तम समापवर्तक किसे कहती है, और महत्तम समापवर्तक की हमने 2 डेफिनेशन आपको कराई थी। उन पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। महत्तम जो समापवर्तक है उसे क्या और कहा जाता है ये भी आपको बता दें। महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। समापवर्तक का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का सारो भी कहते हैं। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, इनके आधार पर ही क्वेश्चन बन जाता है। तो महत्तम समापवर्तक, अब हम आगे की ओर चलते हैं। पहले लेते हैं हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। 2 विधि हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है भाग विधि और दूसरी आती है गुणनखंड विधि, जिसे अभाज्य गुणनखंड भी कहा जाता है। अभाज्य गुणनखंड कहना ज़्यादा सही रहता है। अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले हम इसमें लेते हैं भाग विधि। देखो, रिवीजन पे मेन फोकस रखना। अब आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन अभ्यर्थी क्या है, रिवीजन नहीं करते तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, वो बार बार भूलने लगते हैं। इसलिए आप रिवीजन जरूर रखें। तो यहाँ पर भाग विधि से, इसमें मैं ज़्यादा आपको लिखा नहीं रहा, थोड़ा सा आप समझ लें। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कैसे ज्ञात करती हैं। दी गई संख्याओं में पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग तब तक लगाएंगे जब तक आपको शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। अगर भाग लगाने पर शेषफल आता है तो शेषफल का पुनः भाजक में भाग लगाएंगे, फिर देखेंगे शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो पुनः शेषफल का भाजक में भाग लगाएंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो यहाँ पर 2 हम लेते हैं। 24 व 50 का मसा क्या होगा। और भी संख्या आप ले सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या का भाग लगाएंगे 24 का 50 में, तो 24 दूनी 48, कितना बचा 2। 2 का भाग लगाओ 24 में, तो कितनी बार गया 2 एकन 2, 0 रूपता रहा 4 का, 2 दूनी 4, ये भी गया 0। 0 यहाँ शेषफल आ गया, तो जिस भाजक के द्वारा शेषफल प्राप्त हो रहा है उसी को हम मस कहेंगे। अतः मस महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एचसीएफ इसका 2 आ गया। और भी इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यही लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल। 42 व 70 का एचसीएफ क्या होगा।
मैं प्रत्येक सवाल में ये वर्ड यूज करूँगा, मसा कह दे, एचसीएफ कह दे। 42 का भाग आप 70 में लगाएंगे तो एक बार ही जाएगा। कितना बचा यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना बचा 2। 28 का भाग 42 में लगाएंगे पुनः, कितनी बार जाएगा 28 दूनी 56 होते हैं, ये भी एक बार जा रहा है, यहाँ लिख दो एक। यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 2 गए 2, 24 बचा। 24 का आप भाग यहाँ पर क्या बचा 14 बचा। 14 का भाग इस 28 में आप लगाएंगे, इस भाजक में हम भाग लगाते जाते, 14 दूनी 28। अब यहाँ शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो जिसका भाग जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 आता है वो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर आ गया यहाँ पर 14, तो ये इसका आंसर। तो ये भाग विधि के द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात करना सीख गए हैं। इसके बाद अब हम लेते हैं, चलो एक बार 3 संख्या वाला एचसीएफ और देखते हैं इसमें। अब हम 3 संख्या वाला एचसीएफ निकालते हैं। देखिए 12, 20 व 48 का एचसीएफ। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, महत्तम सार गुणनखंड क्या होगा। हम केवल भाग विधि यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, भाग विधि से। तो महत्तम सार गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तक जो होता है वो गुणनखंड होता है। समापवर्तक का मतलब होता है समान अपवर्तक, यानी जो कॉमन गुणनखंड है वो हो जाता है। महत्तम वर्ड और यहाँ पर लगा दिया है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड सार गुणनखंड, सबसे बड़ा सार गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका हम भाग लगाते हैं। छोटी संख्या इसमें से छाटें, कोई 2 ले लो। यहाँ पर 12 का भाग लगाएंगे 20 में, तो 12 एकन 12, कितना बचा यहाँ पर 8। फिर 8 का भाग लगाओ 12 में, 8 एकन 18 16 होते हैं, 8 एकन 8, कितना बचा 4। 4 का भाग लगाओ फिर इस 8 में, तो 4 दूनी 8। अब ये शेषफल क्या आ गया 0, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 4। 12 व 20 का एचसीएफ आया है 4। अब इन दोनों का आ गया, अब इसका हमें निकालना है। फिर ये जो 4 है और इनमें देखो 4 व 48 का देखो, 4 व 48 के लिए यही प्रक्रिया आप अपनाएंगे। 4 एकन 4, कितना बचा 0, 8, 4 दूनी 8, क्या बचा 0। तो इसका मतलब शेषफल 0 आया, जिस भाजक के द्वारा आया है तो उसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा जिसके द्वारा शेषफल 0 आता है। तो यहाँ पर लिखोगे एचसीएफ, कितना आ गया यहाँ पर 4। तो यही इसका अभीष्ट एचसीएफ होता है। 4 और 48 का जो आया है वही अभीष्ट एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 4 ही होगा। तो 4 का भाग होगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई समस्त संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं वह एचसीएफ कहलाता है। ये डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, दोनों टाइप की डेफिनेशन। इस संख्या के द्वारा दी गई संख्या क्या होती हैं, विभाजित। एलसीएम और आपको बताएंगे, इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से विभाजित होती है। वह उल्टा होता है, दी गई संख्याओं से विभाजित हो रही है और यहाँ पर इस संख्या से समस्त संख्याएं विभाजित होती हैं। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस पर आधारित क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट, अब हम लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि लिख देता हूं। इस विधि के द्वारा दी गई समस्त संख्याओं को
अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, जिसे कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है, उसके रूप में इसमें हम लिखेंगे। उसके बाद में जो मैक्सिमम महत्तम सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लिखते जाते हैं, उनका गुणनफल कर देते हैं। सबसे बड़े कॉमन फैक्टर का हम क्या करते जाते हैं, गुणा करते जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे 12 व 18 ही ले लेते हैं। 12 व 18 का HCF गुणनखंड विधि से, वो भी कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। चलो 12 व 18 का HCF हमें निकालना है। तो 12 को पहले हम अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 12, 2 × 2 × 3, 4 12 भी कह सकते हैं। चलो कैनोनिकल फॉर्म इसकी और लिखते हैं हम, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। 18 के हम फैक्टर करते हैं यहाँ पर, 2 9 18, तो 2 × 3 × 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो यहाँ से कर लें आप इसका HCF। 12 व 18 का HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इसे। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 आ रहा है, चलो इसे लिख लो। और क्या आ रहा है कॉमन, कॉमन इसमें ये आ रहा है, इसे लिख लो, 2 × 3। तो जो कॉमन होते हैं वही लिखे जाते हैं इसमें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 6। अब 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई समस्त संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। 6 के द्वारा ये विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कैनोनिकल फॉर्म दी जाती है तो इसके माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो जो न्यूनतम होता है, जैसे 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो वैनिष्ट क्या हुआ, वो वैनिष्ट इसमें 2 की पावर 1 हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी 2 की पावर 1 बैठा है। ठीक इसी प्रकार इसमें, तो इसकी सेकंड मेथड है कैनोनिकल फॉर्म से आप कैसे ज्ञात करोगे। 12 व 18 का HCF, 18 का HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1, जो न्यूनतम पावर होती है वही लिखी जाती है, और 3 की पावर 1। इसमें उभयनिष्ठ देखा जाता है, उभयनिष्ठ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, फिर ये आ जाए। तो 12 व 18 का HCF कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसका। हाँ, तो इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, चलो 80 कर देते हैं हम यहाँ पर, 60 व 80 पूर्णतः विभाजित हो जाएं। क्वेश्चन ऐसे ही देगा, आपको पहचानना होगा कि हमें HCF ज्ञात करना है या फिर LCM ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालने हैं। तो 60 व 18 के हम इसे कैनोनिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे हो जाएगा 2 × 3, 6 हो गया, और जो 10 है, 10 को हम लिख देंगे 2 × 5 = 10। तो ये हो गया 2 की पावर 2, या 2 × 2 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही कर लें। 80 को आप कैसे लिखेंगे, 40 दूनी 80, तो 2 को यहाँ लिख देते हैं, और 40 यहाँ पर 10 चौक 40 में से कह रहा हूँ इसे, तो 4 है उसको आप ऐसे लिख लें 2 × 2, और 2 10 है इसे हम लिख दें 2 × 5। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपने लिख दिए। तो 60 और 80 का हमें HCF ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 व 80 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 60 व 80 का HCF, तो यहाँ पर
कॉमन देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, एक तो ये हो गया, ये भी कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 20 वह संख्या है जिससे 60 भी विभाजित हो जाएगी और 80 भी विभाजित हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 व 80 पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर देखो आपने ये देखा जितने भी HCF आपने ज्ञात किए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि HCF की जो वैल्यू होती है दी गई संख्याओं के बराबर या उससे कैसी होगी, छोटी होगी। दी गई संख्याएं, जैसे आपसे कहा जाए कि 2 और 2 का HCF ज्ञात कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपसे कहा जाए कि 2 और 6 का HCF ज्ञात कीजिए तो क्या आ गया, 2 आ गया। या फिर ऐसे कह दे कि 4 और 6 का HCF ज्ञात कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, HCF है, ये सभी HCF हैं। मैं देखो आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पर मेन फोकस कीजिए। आपने यहाँ पर देखा ये जो HCF हैं दी गई संख्याओं के बराबर भी प्राप्त हो सकता है और दी गई संख्याओं से छोटा भी प्राप्त हो सकता है। तो HCF की जो वैल्यू होती है दी गई संख्याओं के बराबर या उससे सदैव छोटी होती है, ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। अब आज गुणनखंड विधि हो गई, अब हम लेते हैं दशमलव संख्याओं का HCF ज्ञात करना। हाँ, अब हेडिंग डालें दशमलव संख्याओं का HCF ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का HCF ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का HCF, जो अब मैं इसमें ज़्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। दी गई दशमलव संख्याओं को सर्वप्रथम सम दशमलव संख्याओं में बदला जाता है, उसके बाद दशमलव रहित संख्याएं बनाई जाती हैं, दशमलव रहित संख्याओं का HCF निकाला जाता है, फिर उनमें उतने ही अंक दाईं ओर से उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगाया जाता है जितने सम दशमलव संख्या में दाईं ओर से अंकों के बाद दशमलव होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसे हम। 2.5 व 0.35 का HCF ज्ञात कीजिए, क्या होगा। इसका HCF हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो संख्याएं दी जाती हैं उन्हें सम दशमलव संख्याओं में लिखेंगे। सम दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं, तो इनको सम दशमलव संख्याओं में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दशमलव के बाद दाईं ओर अंकों की संख्या समान करते हैं। इसमें 2 अंक हैं तो इसमें भी 2 अंक हम यहाँ पर कर लेंगे, और इसमें तो 2 अंक ऑलरेडी है ही, तो ये हो गई सम दशमलव संख्या। अब दशमलव रहित संख्याओं में कन्वर्ट कर दो। दशमलव रहित संख्याएं, दशमलव हटा दो 250, ये हो जाएगा 35। इस तरीके से इसको आप 0 भी हटा सकते हैं, जैसे पौंड हटाया है तो ये संख्या आएगी, इसको आप हटा सकते हैं। तो 250 और 35 का हमें निकालना है HCF। 250, तो 250 को हम टुकड़े कर लेते हैं, 25 गुणा 10, आसानी से करो, छोटे छोटे करो, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हो गया 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 35 के आप टुकड़े कीजिए, 7 5 35, 5 7 35। अब नीचे लिख दो HCF, सॉरी अभिष्ट नहीं बोलेंगे, लास्ट में जो आएगा उसी को अभिष्ट बोलेंगे। तो 250 व 35 का HCF, मसा भी कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आ रहा है 5 और इसमें भी क्या आ रहा है 5, एक कॉमन संख्या हो गई, कॉमन गुणनखंड हो गया तो 5 आ गया, इसके अलावा और कोई नहीं है।
तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे अभीष्ट HCF, तो इसमें उतने ही अंकों के बाद दाईं ओर से उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगाया जाता है जितने दशमलव संख्या में दाईं ओर से अंकों के बाद दशमलव होता है। तो यहाँ पर दाईं ओर से कितने अंकों के बाद दशमलव है? 2 अंकों के बाद। तो इधर से 2 अंक आप काउंट कर लो, 1, और यहाँ दूसरा अंक नहीं है तो यहाँ 0 आप लगा सकते हैं, 0 लगा लो। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05, ये इसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। तो दशमलव संख्याओं का HCF हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर। तो यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन लिया है 16.5, 0.45 और 15.0 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक HCF है। इसको हम दूसरा नाम ये भी कहते हैं का सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या सार गुणनखंड, ध्यान रखना इसके भी पर्यायवाची चल रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, दी गई दशमलव संख्याओं को सम दशमलव संख्या में कन्वर्ट करेंगे। सम यानी इसमें देखो दशमलव के बाद मैक्सिमम कितने अंक हैं, दशमलव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक हैं, तो 2 अंक हमें बनाने हैं। तो 16.5 है तो 16.50 आप से लिखेंगे। 0.45 है, इसे आप 0.45 ही लिखेंगे। और 15.0 है तो इसे लिखेंगे 15. इसमें दशमलव के बाद दाईं ओर 1 अंक है, हमें 2 अंक चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं। दशमलव रहित संख्या है, दशमलव रहित संख्या में इनको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगी 1650, ये हो जाएगा 0.45 और ये हो जाएगा 1500। दशमलव को हटाया ओनली, तो इस वाले को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब इन 2 जीरो को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, ऐसी गलती मत कर देना। तो इन संख्याओं का अब हमें क्या निकालना है? HCF। तो 1650 है, पहले ये 10 है, 10 को आप अलग कर लो इसमें से। 165 गुणा 2 गुणा 5 आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसमें 5 का भाग जा रहा है तो लगाओ, कोई फ़र्क नहीं, कैसे भी आप इसे करें। 5×3 गुणा 2 गुणा 5, इसके 11 गुणा 33, तो इसको आप लिख दो 2 गुणा 5, चलो ऐसे ही लिख देते 11 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। अच्छे तरीके से लिख दो पहले आप 2 3 5 5 और 1 11। 45 है, 45 के प्राइम फैक्टर करो, पनम 45, तो 3 गुणा 3 गुणा 5, 1500 की हम करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 और ये 100 बचा तो 25 चौका 100, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो ये आ गया 2 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार आया है 5। अब हमें HCF ज्ञात करना है। HCF 1650, 45, 1500 का HCF, मसा भी कह सकते हैं, इसे ले लो, मसा ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मसा क्या आएगा? 2 इसमें है और देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 को नहीं लाएंगे, सॉरी। पहले हम छाट लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्राइम फैक्टर कॉमन है। 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, ठीक है 3 ले लो, ये ले लो, यहाँ से 3 3 और ये 3 ले लिया। 5 देखिए, 5 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो 5 भी ले लिया। और देखो, और एक और 5 इसमें है, नहीं है, इसमें तो है 2 5 इसमें है, लेकिन इस बारे में और 5 विद्यमान नहीं है तो हम नहीं लेंगे। 11 इसमें है, 11 इसमें नहीं है, तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 15। अब दशमलव लगाना है। अभीष्ट HCF या अभीष्ट मसा क्या आ जाएगा? दी गई संख्याओं का HCF जो आपने ये इनका निकाल दिया है, दशमलव रहित संख्याओं का HCF जो निकाला है उसमें दशमलव लगाना है। दशमलव कैसे लगाते हैं? सम दशमलव संख्या में जो दशमलव होता है जितने अंकों के बाद उतने ही अंकों के बाद लगा दो, तो ये आ जाएगा 0.15, ये इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे की ओर कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या निकालोगे तो वो कौन सी होती है? एचसीएफ ही निकाला जाता है, महत्तम संख्या निकाली जाती है। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका 38, 45 और 52 में भाग देने पर क्रमशः ये शेष बचता है? ये शेष बचता है। देखो, जो महत्तम समापवर्तक होता है, सबसे बड़ी जो संख्या होती है वह इन दोनों को, तीनों को क्या करेगी? विभाजित करेगी। उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक अगर आप इनका निकालेंगे तो ये पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। शेषफल 0 बचेगा, लेकिन शेषफल आपको तो ये बचाना है। तो क्यों ना इनमें से हम ये माइनस कर दें, इसमें से हम ये माइनस कर दें, इसमें से ये माइनस कर दें। ये माइनस करने से जो संख्या हमें प्राप्त होंगी उनका एचसीएफ प्राप्त करेंगे तो उससे ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी इनको घटाने पर वे संख्या में प्राप्त होंगी जिनमें भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो 0 प्राप्त होगा तो इनमें भाग लगाने पर उसी संख्या का तो शेषफल ये आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें अब यूज करना है। तो यहाँ पर आप निकालोगे हल। 38 - 2 बराबर हो जाएगा 36, 45 - 3 बराबर 42 और 52 का 4 बराबर 48। इन संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। 36, 42, 48 के एचसीएफ के लिए इनका एचसीएफ निकालने से हमें ये फ़ायदा हो जाएगी कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी जिससे इनमें भाग लगाने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। इनमें भाग लगाने पर, तो इसका मतलब इनमें भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 2। इसमें भाग लगाएं तो शेषफल क्या आएगा? 3। इसमें भाग लगाएं तो शेषफल क्या आ जाएगा? फिर 4 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो 36 के गुणनखंड करो, 6 × 6 तो 2 × 3, 2 × 3। 42 के कर लो, 7 × 42 तो 2 × 3, 7 × 42 हो गया। 48 के करो, 12 चौक 48, यहाँ 16 दूनी 32, 16 × 3 48। 16 को आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4, 16 × 3 48। अब देखो, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये आ गया। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, ये भी कॉमन हो गया। ये लो, जो कॉमन होते हैं उन्हीं को लेना है। इसमें 2 है, इसमें और 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें और 3 नहीं है। चलो ठीक है, तो यही आ गया इसका एचसीएफ। तो 36, 12, 48 का एचसीएफ। अब आप समझ गए होंगे कि वह संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित होती हैं। इसका मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। इसका मतलब इस संख्या के इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो इन संख्याओं में भाग लगाएंगे, इन वाली में 38, 45, 52 में, तो शेषफल ये बचेगा, क्योंकि इनको घटा करके ही पहले हमने ऐसी संख्या प्राप्त कर ली जिससे शेषफल 0 आ जाए। अतः 6 का 38, 45 व 52 में भाग लगाने पर क्रमशः 2, 3 व 4 शेष बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है? बड़ी से बड़ी का मतलब आ गया, तो आप समझ जाइए कि हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, जिससे 369, 449, 689 और 5009 एवं 729 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 9 शेष, तो इसका मतलब 9 शेष है, उससे पहले की संख्याओं का शेषफल क्या होगा? फिर 0 होगा। तो इसका मतलब इसमें से 9 घटा दें, इसमें से 9 घटा दें, इसमें से 9 घटाएं, इसमें से 9 घटाएं और इसमें से भी 9 घटाएं, तो शेषफल उन संख्याओं का क्या आना चाहिए? 0।
तो बस अब आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हमें इनको 9 से माइनस कर लेते हैं, सॉरी 369 में से हम 9 शेष है उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 360। और 449 में से 9 शेष कर दीजिए 440। 689 में से 9 माइनस कर दो 680। 5000 में से 9 माइनस कर दो तो ये 5000 आ गई। और ये 729 में से 9 माइनस कर दो तो 720 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इन संख्याओं का। तो मैं यहीं पर भी कर सकता हूँ इनके प्राइम फैक्टर। छकनक 36, 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 और 2 पंजे 10। अब इसको सही तरीके से आप लिखते हैं, 2 कितनी बार है, 1, 2 की पावर के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे समस्या आ रही है तो इन्हें गिन लो, 1 2 3, 2 की पावर 3। अब 3 की पावर देखो, 3 की पावर कितनी है, 2। इसमें देखो 5 की पावर 1, गिन लो 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 और 6। इसके देखो तो 11 चौक 44 साफ दिखाई दे रहा है, 2 गुणा 5 गुणा 11 चौक 44, तो 2 गुणा 2, ये तो 10 का कर दिया मैंने इस जीरो का। 2 पंजे 10, 44 था उसके मैं यहाँ कर रहा हूँ 11 चौक 44, तो 11 यहाँ लिख दिया। 2 की पावर 1 2 3, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। इसे देखिए 680, तो 2 गुणा 5, 17 चौका 68, 2 गुणा 17, तो 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 1 हो गया गुणा 17। और देखिए इसको, अब यहाँ पर ये है 5 लिख दिया, इसमें 10 को मैंने ऐसे लिख दिया, 100 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप आसानी से कर सकते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 दूनी 10, 100 के 25 चौका 100, 2 गुणा 2 5 गुणा 5, देखो 25 ये हो गया, 4 ये हो गया, 25 चौका 100 और सॉरी ये 5 रह गया इसमें, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो 5 है, ये वाला 5 यहाँ हो गया, इस 10 के हमने कर दिए 5 गुणा 10, ये हो गया, ये 5 झोंकाता हूँ। अब इसे देखो यहाँ पर 1 2 3, 2 की पावर 3, 5 देखो 1 2 3 4, इससे क्या है आसानी से निकल आएगा इससे। 12 6 72, 6 ये हो गया, 12 को 4 12, ये हो गया 4 12, 10 बचा है, 2 पंजे 10, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इससे आप लिखो 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये वाला 5 3 देख लो, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 है। अब इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ किस किस का, 360, 440, 680, 5720 का एचसीएफ। हाँ इनका एचसीएफ निकालते हैं तो कॉमन देखो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो इसका मतलब इसमें भी 2 की पावर 3 बैठा है, तो कॉमन क्या हो गया, 2 की पावर 3, उभयनिष्ठ गुणनखंड। नेक्स्ट 3 की पावर 2, इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं लेंगे, फिर इसी में नहीं है तो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसमें भी है 5 की पावर 1, इसमें भी है तो 5 की पावर 1। और देखो 11 इसमें, 11 इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा इसमें है नहीं तो यही आएगा इसका। 2 की पावर 3 का मान 8 और 8 5 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 40 का इनमें भाग लगाएंगे तो प्रत्येक स्थिति में जो शेष फल बचेगा वो कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके के आप सवालों को कर सकते हो। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूस मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपका एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको आगे को सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।